नाम भी लैला नहीं। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? यानी कि आपको मालूम ही नहीं है? आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सब कुछ आपके नाम हो चुका है। आपको जो करना है आप कीजिए। अपने आप को बचाने के लिए हम जो कर सकेंगे करें। सुनी अपनी दादी के पास आता है और आते ही फूट फूट कर रोने लगता है। दादी घबरा कर पूछती है, क्या हुआ बेटा? सुनी बताता है कि लैला ने इसे डांट दिया है। दादी फौरन लैला को बाला कर वजह पूछती है, मगर लैला साफ साफ कह देती है, अब मेरे और मेरे बेटे के बीच में मत आइए। इसी लम्हे दादी सब कुछ समझ जाती है। वो जान लेती है कि अगर सुनी का हकीकी ख्याल रखने वाली कोई है तो वो सिर्फ नीली है। दादी विजदान से दो टोक कह देती है, जितनी जल्दी हो सके नीली को वापस ले आओ। विजदान अपनी माँ से वदा कर लेता है, मैं नीली को वापस ले आऊंगा। उधर दिलशाद एक अजीब कैफियत में मुब्तला हो जाता है जब चुटकी पहली बार बोलने की कोशिश करती है, मगर अगले ही लम्हे दिलशाद का चेहरा आतर जाता है क्योंकि चुटकी सिर्फ एक ही नाम ले रही होती है, नीली। दिलशाद परेशान भी हो जाता है और जज्बाती भी। फिर वो चुटकी से वदा करता है, मैं अभी नीली को लेने जा रहा हूं। और बस यहीं से किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। विजदान भी नीली को लेने निकल पड़ता है और दिलशाद भी, दोनों एक ही वक्त में एक ही मंजिल की तरफ। मगर उन दोनों में से सिर्फ एक ही नीली तक पहुंच पाएगा। विजदान निकलता है तो लैला इसे रोकने की कोशिश करती है, मगर विजदान कह देता है, मैं नीली को वापस लाने का वदा कर चुका हूं। और फिर वो बगैर रुके नीली के घर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जब दिलशाद निकलने ही वाला होता है कि अचानक एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। नौशाद साहिब को दिल का दौरा पड़ता है और वो दिलशाद को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हाँ, दिलशाद को उनका घर, उनका नाम और सारी दौलत तो मिल जाती है, मगर नीली को विजदान ले जाता है। नीली के माँ बाप भी विजदान से खुश होते हैं और नीली भी खामोशी से इसके साथ जाने पर आमादा हो जाती है। और बेचारा दिलशाद, इसके हाथ में रह जाती है सिर्फ नौशाद साहिब की छोड़ी हुई जायदाद और एक अधूरी मोहब्बत। यूं लगता है जैसे किस्मत भी नीली और दिलशाद को एक साथ नहीं देखना चाहती। अब सवाल ये है, क्या नीली का फैसला आखिरी है? क्या दिलशाद वाकई सब कुछ हार चुका है? कहानी में अभी कोई नया मोड़ बाकी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ज़रीन एक छोटे से कस्बे में अपने बीमार वालिद सलीम के साथ रहती है। सलीम ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, मगर एक झूठे मुकदमे की वजह से इसकी नौकरी चली गई। अब वो बिस्तर पर पड़ा है और ज़रीन सिलाई करके घर का खर्च चलाती है। फहद एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। इसके वालिद ने सलीम पर झूठा केस बनाकर उसकी ज़मीन हथिया ली थी, मगर फहद को उन बातों का इल्म नहीं। वो सिर्फ अपनी ऐशो इशरत की दुनिया में मगन रहता है। एक दिन फहद की गाड़ी ज़रीन से टकरा जाती है, जिससे ज़रीन जख्मी हो जाती है। फहद इसे अस्पताल ले जाता है, जहां इसे मालूम होता है कि ज़रीन के वालिद के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। ये वो लम्हा होता है जब पहली बार फहद के दिल में किसी के लिए हमदर्दी जन्म लेती है। फहद ज़रीन की मदद करने लगता है। इब्तिदा में ज़रीन को इसका रवैया अजीब लगता है, मगर रफ्ता रफ्ता वो इसकी नीयत की सच्चाई को महसूस करने लगती है। दोनों के दरमियान खामोश मोहब्बत जन्म लेती है। एक दिन ज़रीन को मालूम हो जाता है कि फहद के वालिद ही उसके वालिद की बर्बादी के जिम्मेदार है। इसका दिल टूट जाता है और वो फहद से नफरत करने लगती है, जबकि फहद इस हकीकत से बेखबर होता है। जब फहद को सच्चाई का इल्म होता है तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो अपनी दौलत और विरासत छोड़कर ज़रीन और उसके वालिद का साथ देने का फैसला करता है। इसके वालिद इसे बेदखल कर देते हैं और हैना भी इसे छोड़ देती है, मगर फहद कहता है, अगर सच की कीमत सब कुछ है तो मुझे मंजूर है। बिलाखिर सलीम का मुकदमा दोबारा खिलता है और वो बेगुनाह साबित हो जाता है। फहद के वालिद जेल चले जाते हैं। ज़रीन और फहद एक नई शुरुआत करते हैं, एक सादा सी जिंदगी बगैर दौलत के, मगर इज्जत और मोहब्बत के साथ। नाज़रीन, यही होती है नेक नीति और ईमानदारी की जीत। ज़रीन के दिल में नफरत नहीं थी, इसीलिए इसे सच्ची मोहब्बत नसीब हुई। आखिरकार ज़रीन और फहद की शादी हो जाती है। ड्रामे के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और हमारे यूट्यूब चैनल इलास टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रंग रे मेरे रंग रे, मेरे सवाल है ना, इसके साथ आज इंशाअल्लाह सब खैरियत होगी।
वैसे भी आज हमारी यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा और कई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अदालत के बाहर रैली निकाल रहे हैं। अब वो लोग पिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम्हें मालूम है पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पर पिया के हक में बातें हो रही है। आओ चाय पियो। मुझे उम्मीद है मेरे स्टाफ ने तुम्हें तमाम कागजात पहुंचा दिए होंगे। स्टाफ ने मुझे वो फाइल दे दी थी और मैंने सारे दस्तावेजात पिया के वकील के हवाले कर दिए हैं। असल में ये एक बहुत पुराना केस है, मगर जिस महल्ले का तुमने जिक्र किया था वो सईदा वाला है। इस थाने से मूसा नाम के किसी शख्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जौहराबाद शहर के तमाम थानों का पुराना रिकॉर्ड हमने अच्छी तरह छान मारा है, लेकिन इस शख्स का कहीं कोई जिक्र नहीं। अलबत्ता शहर के दूसरे थानों से मूसा नामी शख्स के खिलाफ चंद FIRs जरूर मिले, जिनकी तफसील तुम तक पहुंचा दी गई है। जितनी भी FIRs थीं वो मामूली जराइम से मुताल्लिक थीं, गुंडागर्दी, भत्ताखोरी, चाकू बर्दारी जैसे मामलात। मुझे लगता है कि किसी ने बड़ी सफाई से मूसा का असल रिकॉर्ड इसके पुराने शहर से गायब करवा दिया है। और जो दावा वो कर रहे हैं, आज अदालत में इस लड़की के वकील के लिए ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि पहले का मूसा जवारी आज का सेठ दाऊद ही है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका खैर मुकद्दम है, ये मेरे लिए बाइस मसरत था। मगर लगता है मेरे फाजिल दोस्त जोश खिताबत में एक अहम नुक्ता भूल गए हैं, और वो ये कि मिस पिया को एक ताकतवर सिफारिश हासिल है। ये सिफारिश कौन है? ये बात सिर्फ मिस पिया ही बता सकती है। हैरत है मेरे दोस्त, अब तक आप मेरी गैर मुताल्लिक बहस रोकने की कोशिश कर रहे थे और अब खुद ही बात का रुख बदल रहे हैं। माँ लॉर्ड, ये है स्पेशल ब्रांच का रिकॉर्ड और वो FIR की नकल जो बरसों पहले जौहराबाद शुक्र में दर्ज की गई थी। मैं इसे अदालत में पेश करता हूँ। दूसरी जानिब पिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। एक तरफ बाप है और दूसरी तरफ एक मजलूम लड़की। समझ नहीं आता क्या करूं। अपने ही बाप के खिलाफ अदालत में सबूत पेश करना आसान नहीं, खास तौर पर जब ये कागजात फी उल हाल किसी मुजरिम को साबित करने के लिए काफी नहीं। पिया, इसका नाम सुनते ही जहन उलझ जाता है, मगर कहीं ये तय किया गया है कि इस कबाड़िए के खिलाफ 50 करोड़ का हर्जाने का दावा दायर किया जाए ताकि वो दिवालिया हो जाए। अलियार के पास सेठ दाऊद के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं और वो पिया की मदद करना चाहता है, मगर अपने बाप के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। उधर मूसा के हालात मुसलसल खराब होते जा रहे हैं। पिया ने इसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां वो पिया से शदीद नफरत करने लगा है। इसके खिलाफ शवाहिद सामने आ चुके हैं जिन्होंने इसे बेहद परेशान कर दिया है। वो रात दिन यही सोचता रहता है कि अगर अदालत ने एक कदम भी आगे बढ़ा लिया तो इसकी सारी ताकत, रुतबा और गुरूर मिट्टी में मिल जाएगा। इसी खौफ में वो अपने आदमियों पर शक करने लगा है और हर आने वाले को दुश्मन समझता है। दूसरी जानिब पिया की खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि तूफान से पहले का सुकूत है। वो जानती है कि सच ज्यादा देर छप नहीं सकता, इसलिए वो हर गवाही और हर लम्हा ज़हन में महफूज कर रही है ताकि वक्त आने पर सब राज सामने रख सके। अलियार अंदर ही अंदर टूट रहा है। बाप की इताअत और हक का साथ देने के दरमियान वो फैसला नहीं कर पा रहा, मगर ये भी जानता है कि अगर वो खामोश रहा तो पिया पर होने वाला जुल्म हमेशा उसके ज़मीर पर बोझ बनकर रहेगा। जब सेठ दाऊद को खबर मिलती है कि केस की तैयारी जोर पकड़ चुकी है तो वो अपने असर और रसूख की आखिरी कोशिशें शुरू कर देता है। फ़ोन कॉल्स, धमकियां, लालच, मगर हालात इसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। कहानी इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक गलत फैसला सब कुछ तबाह कर सकता है और एक सच बोलने की हिम्मत कई जिंदगियां बदल सकती है। आखिरकार पिया कमरे से बाहर आती है। इसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि अज़्म नुमायां होता है। वो सबके सामने सच बोलने का फैसला करती है। अलियार भी खामोशी तोड़ देता है और पिया के हक में खड़े होने का ऐलान करके वो तमाम दस्तावेजात अदालत में पेश करता है जो अब तक सिर्फ इसी तक महदूद थी। मीडिया की तवज्जो, अदालत की सख्ती और अवामी दबाव मिलकर झूठ के लिए जगह तंग कर देते हैं। आखिरकार अदालत का फैसला आता है और पिया की जिंदगी एक नया रुख इख्तियार कर लेती है। पिया अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर मजलूम के लिए एक मिसाल बन जाती है। वो अलियार के साथ मिलकर एक तंजीम कायम करती है जो कानूनी और समाजी मदद फराहम करती है। मूसा और सेठ दाऊद अपनी ताकत, इज्जत और असर और रसूख खो बैठते हैं और अपन सुनी अपनी दादी के पास आता है और आते ही फूट फूट कर रोने लगता है। दादी घबरा कर पूछती है, क्या हुआ बेटा?
सुनी बताता है कि लैला ने इसे डांट दिया है। दादी फौरन लैला को बुलाकर वजह पूछती हैं, मगर लैला साफ साफ कह देती है, अब मेरे और मेरे बेटे के बीच में मत आइए। इसी लम्हे दादी सब कुछ समझ जाती है। वो जान लेती हैं कि अगर सुनी का हकीकी ख्याल रखने वाली कोई है तो वो सिर्फ नीली है। दादी विजदान से दो टोक कह देती है, जितनी जल्दी हो सके नीली को वापस ले आओ। विजदान अपनी माँ से वदा कर लेता है, मैं नीली को वापस ले आऊंगा। उधर दिलशाद एक अजीब कैफियत में मुब्तला हो जाता है जब चुटकी पहली बार बोलने की कोशिश करती है, मगर अगले ही लम्हे दिलशाद का चेहरा आतर जाता है क्योंकि चुटकी सिर्फ एक ही नाम ले रही होती है, नीली। दिलशाद परेशान भी हो जाता है और जज्बाती भी। फिर वो चुटकी से वदा करता है, मैं अभी नीली को लेने जा रहा हूं। और बस यहीं से किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। विजदान भी नीली को लेने निकल पड़ता है और दिलशाद भी, दोनों एक ही वक्त में एक ही मंजिल की तरफ। मगर उन दोनों में से सिर्फ एक ही नीली तक पहुंच पाएगा। विजदान निकलता है तो लैला इसे रोकने की कोशिश करती है, मगर विजदान कह देता है, मैं नीली को वापस लाने का वदा कर चुका हूं। और फिर वो बगैर रुके नीली के घर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जब दिलशाद निकलने ही वाला होता है कि अचानक एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। नौशाद साहिब को दिल का दौरा पड़ता है और वो दिलशाद को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हाँ, दिलशाद को उनका घर, उनका नाम और सारी दौलत तो मिल जाती है, मगर नीली को विजदान ले जाता है। नीली के माँ बाप भी विजदान से खुश होते हैं और नीली भी खामोशी से इसके साथ जाने पर आमादा हो जाती है। और बेचारा दिलशाद, इसके हाथ में रह जाती है सिर्फ नौशाद साहिब की छोड़ी हुई जायदाद और एक अधूरी मोहब्बत। यूं लगता है जैसे किस्मत भी नीली और दिलशाद को एक साथ नहीं देखना चाहती। अब सवाल ये है, क्या नीली का फैसला आखिरी है? क्या दिलशाद वाकई सब कुछ हार चुका है? कहानी में अभी कोई नया मोड़ बाकी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मौसीकी और बसरी असरात। इस एपिसोड में पस मंज़र की मौसीकी ने क्लाइमेक्स के जज्बाती असर को बढ़ाया। कैमरे की हरकतें, रोशनी और मंजर की तरतीब ने मनाजिर को हकीकत के करीब बनाया। हर लम्हा देखने वाले के दिल में जज्बाती शिद्दत पैदा करता है। सुनविल एक जज्बाती और पेचीदा किरदार के तौर पर सामने आया। इसके फैसले और खौफ नाजरीन के लिए हमदर्दी पैदा करते हैं। महबूबा की हसासियत और बर्दाश्त सुनविल के खौफ को कम करने में मदद देती है और दोस्तों के रद्द अमल कहानी में तनव्वो पैदा करते हैं। एपिसोड में कुछ छोटे राज मौजूद थे जो मुस्तकबिल के लिए अहम इशारे थे। ये राज नाजरीन को कहानी के अगले हिस्से के लिए दिलचस्पी पैदा करते हैं। अहम मनाजिर, सुनविल और महबूबा का जज्बाती मुकालमा, दोस्तों के साथ मुशावरत, कहानी के छोटे राज जो मुस्तकबिल में वाज़े होंगे। एपिसोड 39 ने नाजरीन को कई अहम एहसासात दिए। मोहब्बत और खौफ के बीच जिदोजहद, किरदारों की नफसियाती पेचीदगियां, रोमानवी जज्बात और इंसानी रवैये, छोटे राज जो अगले एपिसोड के लिए तजस्सुस पैदा करते हैं। ये एपिसोड दिलचस्प, सनसनीखेज और जज्बाती लिहाज से मजबूत था। किरदारों की गहराई, मुकालमात की हकीकत और क्लाइमेक्स ने नाजरीन को कहानी के साथ मुकम्मल तौर पर जोड़ दिया। की अदाकारी मजबूत, मुतवाजिन, हकीकत के करीब और जज्बाती तौर पर असर अंगेज। कोई किरदार गैर ज़रूरी नहीं, हद से ज़्यादा नहीं और बिल्कुल खाली नहीं। ज़रीन एक छोटे से कस्बे में अपने बीमार वालिद सलीम के साथ रहती है। सलीम ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, मगर एक झूठे मुकदमे की वजह से इसकी नौकरी चली गई। अब वो बिस्तर पर पड़ा है और ज़रीन सिलाई करके घर का खर्च चलाती है। फहद एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। इसके वालिद ने सलीम पर झूठा केस बनाकर उसकी ज़मीन हथिया ली थी, मगर फहद को उन बातों का इल्म नहीं। वो सिर्फ अपनी ऐशो इशरत की दुनिया में मगन रहता है। एक दिन फहद की गाड़ी ज़रीन से टकरा जाती है, जिससे ज़रीन जख्मी हो जाती है। फहद इसे अस्पताल ले जाता है, जहां इसे मालूम होता है कि ज़रीन के वालिद के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। ये वो लम्हा होता है जब पहली बार फहद के दिल में किसी के लिए हमदर्दी जन्म लेती है। फहद ज़रीन की मदद करने लगता है।
इब्तिदा में ज़रीन को इसका रवैया अजीब लगता है, मगर रफ्ता रफ्ता वो इसकी नीयत की सच्चाई को महसूस करने लगती है। दोनों के दरमियान खामोश मोहब्बत जन्म लेती है। एक दिन ज़रीन को मालूम हो जाता है कि फ़हद के वालिद ही उसके वालिद की बर्बादी के ज़िम्मेदार है। इसका दिल टूट जाता है और वो फ़हद से नफ़रत करने लगती है, जबकि फ़हद इस हकीकत से बेखबर होता है। जब फ़हद को सच्चाई का इल्म होता है तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो अपनी दौलत और विरासत छोड़कर ज़रीन और उसके वालिद का साथ देने का फ़ैसला करता है। इसके वालिद इसे बेदखल कर देते हैं और हैना भी इसे छोड़ देती है, मगर फ़हद कहता है, अगर सच की कीमत सब कुछ है तो मुझे मंजूर है। बिलाखिर सलीम का मुकदमा दोबारा खिलता है और वो बेगुनाह साबित हो जाता है। फ़हद के वालिद जेल चले जाते हैं। ज़रीन और फ़हद एक नई शुरुआत करते हैं, एक सादा सी जिंदगी बगैर दौलत के मगर इज्जत और मोहब्बत के साथ। नाज़रीन, यही होती है नेक नीति और ईमानदारी की जीत। ज़रीन के दिल में नफ़रत नहीं थी, इसीलिए इसे सच्ची मोहब्बत नसीब हुई। आखिरकार ज़रीन और फ़हद की शादी हो जाती है। ड्रामे के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और हमारे YouTube चैनल इलास टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रंग रे मेरे रंग रे, मेरे सवाल है ना, इसके साथ आज इंशाअल्लाह सब खैरियत होगी। वैसे भी आज हमारी यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा और कई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अदालत के बाहर रैली निकाल रहे हैं। अब वो लोग पिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम्हें मालूम है पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पर पिया के हक में बातें हो रही है। आओ चाय पियो। मुझे उम्मीद है मेरे स्टाफ ने तुम्हें तमाम कागजात पहुंचा दिए होंगे। स्टाफ ने मुझे वो फाइल दे दी थी और मैंने सारे दस्तावेजात पिया के वकील के हवाले कर दिए हैं। असल में ये एक बहुत पुराना केस है, मगर जिस महल्ले का तुमने जिक्र किया था वो सईदा वाला है। इस थाने से मूसा नाम के किसी शख्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जौहराबाद शहर के तमाम थानों का पुराना रिकॉर्ड हमने अच्छी तरह छान मारा है, लेकिन इस शख्स का कहीं कोई जिक्र नहीं। अलबत्ता शहर के दूसरे थानों से मूसा नामी शख्स के खिलाफ चंद FIRs ज़रूर मिले, जिनकी तफसील तुम तक पहुंचा दी गई है। जितनी भी FIRs थीं वो मामूली जराइम से मुताल्लिक थीं, गुंडागर्दी, भत्ता खौरी, चाकू बर्दारी जैसे मामलात। मुझे लगता है कि किसी ने बड़ी सफाई से मूसा का असल रिकॉर्ड इसके पुराने शहर से गायब करवा दिया है। और जो दावा वो कर रहे हैं, आज अदालत में इस लड़की के वकील के लिए ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि पहले का मूसा जवारी आज का सेठ दाऊद ही है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका खैर मुकद्दम है, ये मेरे लिए बाइस मसरत था। मगर लगता है मेरे फाजिल दोस्त जोश खिताबत में एक अहम नुक्ता भूल गए हैं, और वो ये कि मिस पिया को एक ताकतवर सिफारिश हासिल है। ये सिफारिश कौन है? ये बात सिर्फ मिस पिया ही बता सकती है। हैरत है मेरे दोस्त, अब तक आप मेरी गैर मुताल्लिक बहस रोकने की कोशिश कर रहे थे और अब खुद ही बात का रुख बदल रहे हैं। माँ लॉर्ड, ये है स्पेशल ब्रांच का रिकॉर्ड और वो FIR की नकल जो बरसों पहले जौहराबाद शुक्र में दर्ज की गई थी। मैं इसे अदालत में पेश करता हूँ। दूसरी जानिब पिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। एक तरफ बाप है और दूसरी तरफ एक मजलूम लड़की। समझ नहीं आता क्या करूं। अपने ही बाप के खिलाफ अदालत में सबूत पेश करना आसान नहीं, खास तौर पर जब ये कागजात फी उलहाल किसी मुजरिम को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। पिया, इसका नाम सुनते ही जहन उलझ जाता है, मगर कहीं ये तय किया गया है कि इस कबाड़िए के खिलाफ 50 करोड़ का हर्जाने का दावा दायर किया जाए ताकि वो दिवालिया हो जाए। अलियार के पास सेठ दाऊद के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं और वो पिया की मदद करना चाहता है, मगर अपने बाप के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। उधर मूसा के हालात मुसलसल खराब होते जा रहे हैं। पिया ने इसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां वो पिया से शदीद नफरत करने लगा है। इसके खिलाफ शवाहिद सामने आ चुके हैं जिन्होंने इसे बेहद परेशान कर दिया है। वो रात दिन यही सोचता रहता है कि अगर अदालत ने एक कदम भी आगे बढ़ा लिया तो इसकी सारी ताकत, रुतबा और गुरूर मिट्टी में मिल जाएगा। इसी खौफ में वो अपने आदमियों पर शक करने लगा है और हर आने वाले को दुश्मन समझता है। दूसरी जानिब पिया की खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि तूफान से पहले का सुकूत है। वो जानती है कि सच ज्यादा देर छप नहीं सकता, इसलिए वो हर गवाही और हर लम्हा ज़हन में महफूज कर रही है ताकि वक्त आने पर सब राज सामने रख सके। अलियार अंदर ही अंदर टूट रहा है।
बाप की इताअत और हक का साथ देने के दरमियान वो फैसला नहीं कर पा रहा, मगर ये भी जानता है कि अगर वो खामोश रहा तो पिया पर होने वाला जुल्म हमेशा उसके ज़मीर पर बोझ बनकर रहेगा। जब सेठ दाऊद को खबर मिलती है कि केस की तैयारी जोर पकड़ चुकी है तो वो अपने असर और रसूख की आखिरी कोशिशें शुरू कर देता है, फ़ोन कॉल्स, धमकियां, लालच। मगर हालात इसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। कहानी इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक गलत फैसला सब कुछ तबाह कर सकता है और एक सच बोलने की हिम्मत कई जिंदगियां बदल सकती है। आखिरकार पिया कमरे से बाहर आती है। इसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि अज़्म नुमायां होता है। वो सबके सामने सच बोलने का फैसला करती है। अलियार भी खामोशी तोड़ देता है और पिया के हक में खड़े होने का ऐलान करके वो तमाम दस्तावेजात अदालत में पेश करता है जो अब तक सिर्फ इसी तक महदूद थी। मीडिया की तवज्जो, अदालत की सख्ती और अवामी दबाव मिलकर झूठ के लिए जगह तंग कर देते हैं। आखिरकार अदालत का फैसला आता है और पिया की जिंदगी एक नया रुख इख्तियार कर लेती है। पिया अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर मजलूम के लिए एक मिसाल बन जाती है। वो अलियार के साथ मिलकर एक तंजीम कायम करती है जो कानूनी और समाजी मदद फराहम करती है। मूसा और सेठ दाऊद अपनी ताकत, इज्जत और असर और रसूख खो बैठते हैं और अपन सुनी अपनी दादी के पास आता है और आते ही फूट फूट कर रोने लगता है। दादी घबरा कर पूछती है, क्या हुआ बेटा? सुनी बताता है कि लैला ने इसे डांट दिया है। दादी फौरन लैला को बाला कर वजह पूछती है, मगर लैला साफ साफ कह देती है, अब मेरे और मेरे बेटे के बीच में मत आइए। इसी लम्हे दादी सब कुछ समझ जाती है। वो जान लेती हैं कि अगर सुनी का हकीकी ख्याल रखने वाली कोई है तो वो सिर्फ नीली है। दादी विजदान से दो टोक कह देती है, जितनी जल्दी हो सके नीली को वापस ले आओ। विजदान अपनी माँ से वदा कर लेता है, मैं नीली को वापस ले आऊंगा। उधर दिलशाद एक अजीब कैफियत में मुब्तला हो जाता है जब चुटकी पहली बार बोलने की कोशिश करती है, मगर अगले ही लम्हे दिलशाद का चेहरा आतर जाता है क्योंकि चुटकी सिर्फ एक ही नाम ले रही होती है, नीली। दिलशाद परेशान भी हो जाता है और जज्बाती भी। फिर वो चुटकी से वदा करता है, मैं अभी नीली को लेने जा रहा हूं। और बस यहीं से किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। विजदान भी नीली को लेने निकल पड़ता है और दिलशाद भी, दोनों एक ही वक्त में एक ही मंजिल की तरफ। मगर उन दोनों में से सिर्फ एक ही नीली तक पहुंच पाएगा। विजदान निकलता है तो लैला इसे रोकने की कोशिश करती है, मगर विजदान कह देता है, मैं नीली को वापस लाने का वदा कर चुका हूं। और फिर वो बगैर रुके नीली के घर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जब दिलशाद निकलने ही वाला होता है कि अचानक एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। नौशाद साहिब को दिल का दौरा पड़ता है और वो दिलशाद को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हाँ, दिलशाद को उनका घर, उनका नाम और सारी दौलत तो मिल जाती है, मगर नीली को विजदान ले जाता है। नीली के माँ बाप भी विजदान से खुश होते हैं और नीली भी खामोशी से इसके साथ जाने पर आमादा हो जाती है। और बेचारा दिलशाद, इसके हाथ में रह जाती है सिर्फ नौशाद साहिब की छोड़ी हुई जायदाद और एक अधूरी मोहब्बत। यूं लगता है जैसे किस्मत भी नीली और दिलशाद को एक साथ नहीं देखना चाहती। अब सवाल ये है, क्या नीली का फैसला आखिरी है? क्या दिलशाद वाकई सब कुछ हार चुका है? कहानी में अभी कोई नया मोड़ बाकी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ज़रीन एक छोटे से कस्बे में अपने बीमार वालिद सलीम के साथ रहती है। सलीम ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, मगर एक झूठे मुकदमे की वजह से इसकी नौकरी चली गई। अब वो बिस्तर पर पड़ा है और ज़रीन सिलाई करके घर का खर्च चलाती है। फहद एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। इसके वालिद ने सलीम पर झूठा केस बनाकर उसकी ज़मीन हथिया ली थी, मगर फहद को उन बातों का इल्म नहीं। वो सिर्फ अपनी ऐशो इशरत की दुनिया में मगन रहता है। एक दिन फहद की गाड़ी ज़रीन से टकरा जाती है, जिससे ज़रीन जख्मी हो जाती है। फहद इसे अस्पताल ले जाता है, जहां इसे मालूम होता है कि ज़रीन के वालिद के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। ये वो लम्हा होता है जब पहली बार फहद के दिल में किसी के लिए हमदर्दी जन्म लेती है। फहद ज़रीन की मदद करने लगता है। इब्तिदा में ज़रीन को इसका रवैया अजीब लगता है, मगर रफ्ता रफ्ता वो इसकी नीयत की सच्चाई को महसूस करने लगती है। दोनों के दरमियान खामोश मोहब्बत जन्म लेती है। एक दिन ज़रीन को मालूम हो जाता है कि फहद के वालिद ही उसके वालिद की बर्बादी के जिम्मेदार है।
इसका दिल टूट जाता है और वो फहद से नफरत करने लगती है, जबकि फहद इस हकीकत से बेखबर होता है। जब फहद को सच्चाई का इल्म होता है तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो अपनी दौलत और विरासत छोड़कर ज़रीन और उसके वालिद का साथ देने का फैसला करता है। इसके वालिद इसे बेदखल कर देते हैं और हैना भी इसे छोड़ देती है, मगर फहद कहता है, अगर सच की कीमत सब कुछ है तो मुझे मंजूर है। बिलाखिर सलीम का मुकदमा दोबारा खिलता है और वो बेगुनाह साबित हो जाता है। फहद के वालिद जेल चले जाते हैं। ज़रीन और फहद एक नई शुरुआत करते हैं, एक सादा सी जिंदगी बगैर दौलत के मगर इज्जत और मोहब्बत के साथ। नाज़रीन, यही होती है नेक नीति और ईमानदारी की जीत। ज़रीन के दिल में नफरत नहीं थी, इसीलिए इसे सच्ची मोहब्बत नसीब हुई। आखिरकार ज़रीन और फहद की शादी हो जाती है। ड्रामे के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और हमारे YouTube चैनल इलास टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रंग रे मेरे रंग रे, मेरे सवाल है ना, इसके साथ आज इंशाअल्लाह सब खैरियत होगी। वैसे भी आज हमारी यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा और कई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अदालत के बाहर रैली निकाल रहे हैं। अब वो लोग पिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम्हें मालूम है पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पर पिया के हक में बातें हो रही है। आओ चाय पियो। मुझे उम्मीद है मेरे स्टाफ ने तुम्हें तमाम कागजात पहुंचा दिए होंगे। स्टाफ ने मुझे वो फाइल दे दी थी और मैंने सारे दस्तावेजात पिया के वकील के हवाले कर दिए हैं। असल में ये एक बहुत पुराना केस है, मगर जिस महल्ले का तुमने जिक्र किया था वो सईदा वाला है। इस थाने से मूसा नाम के किसी शख्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जौहराबाद शहर के तमाम थानों का पुराना रिकॉर्ड हमने अच्छी तरह छान मारा है, लेकिन इस शख्स का कहीं कोई जिक्र नहीं। अलबत्ता शहर के दूसरे थानों से मूसा नामी शख्स के खिलाफ चंद FIRs जरूर मिले, जिनकी तफसील तुम तक पहुंचा दी गई है। जितनी भी FIRs थीं वो मामूली जराइम से मुताल्लिक थीं, गुंडागर्दी, भत्ताखोरी, चाकू बर्दारी जैसे मामलात। मुझे लगता है कि किसी ने बड़ी सफाई से मूसा का असल रिकॉर्ड इसके पुराने शहर से गायब करवा दिया है। और जो दावा वो कर रहे हैं, आज अदालत में इस लड़की के वकील के लिए ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि पहले का मूसा जवारी आज का सेठ दाऊद ही है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका खैर मुकद्दम है, ये मेरे लिए बाइस मसरत था। मगर लगता है मेरे फाजिल दोस्त जोश खिताबत में एक अहम नुक्ता भूल गए हैं, और वो ये कि मिस पिया को एक ताकतवर सिफारिश हासिल है। ये सिफारिश कौन है? ये बात सिर्फ मिस पिया ही बता सकती है। हैरत है मेरे दोस्त, अब तक आप मेरी गैर मुताल्लिक बहस रोकने की कोशिश कर रहे थे और अब खुद ही बात का रुख बदल रहे हैं। माँ लॉर्ड, ये है स्पेशल ब्रांच का रिकॉर्ड और वो FIR की नकल जो बरसों पहले जौहराबाद शुक्र में दर्ज की गई थी। मैं इसे अदालत में पेश करता हूँ। दूसरी जानिब पिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। एक तरफ बाप है और दूसरी तरफ एक मजलूम लड़की। समझ नहीं आता क्या करूं। अपने ही बाप के खिलाफ अदालत में सबूत पेश करना आसान नहीं, खास तौर पर जब ये कागजात फी अलहाल किसी मुजरिम को साबित करने के लिए काफी नहीं। पिया, इसका नाम सुनते ही जहन उलझ जाता है, मगर कहीं ये तय किया गया है कि इस कबाड़िए के खिलाफ 50 करोड़ का हर्जाने का दावा दायर किया जाए ताकि वो दिवालिया हो जाए। अलियार के पास सेठ दाऊद के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं और वो पिया की मदद करना चाहता है, मगर अपने बाप के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। उधर मूसा के हालात मुसलसल खराब होते जा रहे हैं। पिया ने इसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां वो पिया से शदीद नफरत करने लगा है। इसके खिलाफ शवाहिद सामने आ चुके हैं जिन्होंने इसे बेहद परेशान कर दिया है। वो रात दिन यही सोचता रहता है कि अगर अदालत ने एक कदम भी आगे बढ़ा लिया तो इसकी सारी ताकत, रुतबा और गुरूर मिट्टी में मिल जाएगा। इसी खौफ में वो अपने आदमियों पर शक करने लगा है और हर आने वाले को दुश्मन समझता है। दूसरी जानिब पिया की खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि तूफान से पहले का सुकूत है। वो जानती है कि सच ज्यादा देर छप नहीं सकता, इसलिए वो हर गवाही और हर लम्हा ज़हन में महफूज कर रही है ताकि वक्त आने पर सब राज सामने रख सके। अलियार अंदर ही अंदर टूट रहा है। बाप की इताअत और हक का साथ देने के दरमियान वो फैसला नहीं कर पा रहा, मगर ये भी जानता है कि अगर वो खामोश रहा तो पिया पर होने वाला जुल्म हमेशा उसके ज़मीर पर बोझ बनकर रहेगा। जब सेठ दाऊद को खबर मिलती है कि केस की तैयारी जोर पकड़ चुकी है तो वो अपने असर और रसूख की आखिरी कोशिशें शुरू कर देता है।
फ़ोन कॉल्स, धमकियां, लालच, मगर हालात इसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। कहानी इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक गलत फैसला सब कुछ तबाह कर सकता है और एक सच बोलने की हिम्मत कई जिंदगियां बदल सकती है। आखिरकार पिया कमरे से बाहर आती है। इसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि अज़्म नुमायां होता है। वो सबके सामने सच बोलने का फैसला करती है। अलियार भी खामोशी तोड़ देता है और पिया के हक में खड़े होने का ऐलान करके वो तमाम दस्तावेजात अदालत में पेश करता है जो अब तक सिर्फ इसी तक महदूद थी। मीडिया की तवज्जो, अदालत की सख्ती और अवामी दबाव मिलकर झूठ के लिए जगह तंग कर देते हैं। आखिरकार अदालत का फैसला आता है और पिया की जिंदगी एक नया रुख इख्तियार कर लेती है। पिया अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर मजलूम के लिए एक मिसाल बन जाती है। वो अलियार के साथ मिलकर एक तंजीम कायम करती है जो कानूनी और समाजी मदद फराहम करती है। मूसा और सेठ दाऊद अपनी ताकत, इज्जत और असर और रसूख खो बैठते हैं और अपन सुनी अपनी दादी के पास आता है और आते ही फूट फूट कर रोने लगता है। दादी घबरा कर पूछती है, क्या हुआ बेटा? सुनी बताता है कि लैला ने इसे डांट दिया है। दादी फौरन लैला को बालाकर वजह पूछती है मगर लैला साफ साफ कह देती है, अब मेरे और मेरे बेटे के बीच में मत आइए। इसी लम्हे दादी सब कुछ समझ जाती है। वो जान लेती हैं कि अगर सुनी का हकीकी ख्याल रखने वाली कोई है तो वो सिर्फ नीली है। दादी विजदान से दो टोक कह देती है, जितनी जल्दी हो सके नीली को वापस ले आओ। विजदान अपनी मां से वदा कर लेता है, मैं नीली को वापस ले आऊंगा। उधर दिलशाद एक अजीब कैफियत में मुब्तला हो जाता है जब चुटकी पहली बार बोलने की कोशिश करती है, मगर अगले ही लम्हे दिलशाद का चेहरा आतर जाता है क्योंकि चुटकी सिर्फ एक ही नाम ले रही होती है, नीली। दिलशाद परेशान भी हो जाता है और जज्बाती भी। फिर वो चुटकी से वदा करता है, मैं अभी नीली को लेने जा रहा हूं। और बस यहीं से किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। विजदान भी नीली को लेने निकल पड़ता है और दिलशाद भी, दोनों एक ही वक्त में एक ही मंजिल की तरफ। मगर उन दोनों में से सिर्फ एक ही नीली तक पहुंच पाएगा। विजदान निकलता है तो लैला इसे रोकने की कोशिश करती है मगर विजदान कह देता है, मैं नीली को वापस लाने का वदा कर चुका हूं। और फिर वो बगैर रुके नीली के घर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जब दिलशाद निकलने ही वाला होता है कि अचानक एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। नौशाद साहिब को दिल का दौरा पड़ता है और वो दिलशाद को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हाँ, दिलशाद को उनका घर, उनका नाम और सारी दौलत तो मिल जाती है, मगर नीली को विजदान ले जाता है। नीली के माँ बाप भी विजदान से खुश होते हैं और नीली भी खामोशी से इसके साथ जाने पर आमादा हो जाती है। और बेचारा दिलशाद, इसके हाथ में रह जाती है सिर्फ नौशाद साहिब की छोड़ी हुई जायदाद और एक अधूरी मोहब्बत। यूं लगता है जैसे किस्मत भी नीली और दिलशाद को एक साथ नहीं देखना चाहती। अब सवाल ये है, क्या नीली का फैसला आखिरी है? क्या दिलशाद वाकई सब कुछ हार चुका है? कहानी में अभी कोई नया मोड़ बाकी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ज़रीन एक छोटे से कस्बे में अपने बीमार वालिद सलीम के साथ रहती है। सलीम ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया मगर एक झूठे मुकदमे की वजह से इसकी नौकरी चली गई। अब वो बिस्तर पर पड़ा है और ज़रीन सिलाई करके घर का खर्च चलाती है। फहद एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। इसके वालिद ने सलीम पर झूठा केस बनाकर उसकी ज़मीन हथिया ली थी मगर फहद को उन बातों का इल्म नहीं। वो सिर्फ अपनी ऐशो इशरत की दुनिया में मगन रहता है। एक दिन फहद की गाड़ी ज़रीन से टकरा जाती है जिससे ज़रीन जख्मी हो जाती है। फहद इसे अस्पताल ले जाता है जहां इसे मालूम होता है कि ज़रीन के वालिद के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। ये वो लम्हा होता है जब पहली बार फहद के दिल में किसी के लिए हमदर्दी जन्म लेती है। फहद ज़रीन की मदद करने लगता है। इब्तिदा में ज़रीन को इसका रवैया अजीब लगता है मगर रफ्ता रफ्ता वो इसकी नीयत की सच्चाई को महसूस करने लगती है। दोनों के दरमियान खामोश मोहब्बत जन्म लेती है। एक दिन ज़रीन को मालूम हो जाता है कि फहद के वालिद ही उसके वालिद की बर्बादी के जिम्मेदार है। इसका दिल टूट जाता है और वो फहद से नफरत करने लगती है जबकि फहद इस हकीकत से बेखबर होता है। जब फहद को सच्चाई का इल्म होता है तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो अपनी दौलत और विरासत छोड़कर ज़रीन और उसके वालिद का साथ देने का फैसला करता है।
इसके वालिद इसे बेदखल कर देते हैं और हैना भी इसे छोड़ देती है, मगर फहद कहता है, अगर सच की कीमत सब कुछ है तो मुझे मंजूर है। बिलाखिर सलीम का मुकदमा दोबारा खिलता है और वो बेगुनाह साबित हो जाता है। फहद के वालिद जेल चले जाते हैं। ज़रीन और फहद एक नई शुरुआत करते हैं, एक सादा सी जिंदगी बगैर दौलत के मगर इज्जत और मोहब्बत के साथ। नाज़रीन, यही होती है नेक नीति और ईमानदारी की जीत। ज़रीन के दिल में नफरत नहीं थी, इसीलिए इसे सच्ची मोहब्बत नसीब हुई। आखिरकार ज़रीन और फहद की शादी हो जाती है। ड्रामे के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और हमारे यूट्यूब चैनल इलास टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रंग रे मेरे रंग रे, मेरे सवाल है ना, इसके साथ आज इंशाअल्लाह सब खैरियत होगी। वैसे भी आज हमारी यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा और कई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अदालत के बाहर रैली निकाल रहे हैं। अब वो लोग पिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम्हें मालूम है पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पर पिया के हक में बातें हो रही है। आओ चाय पियो। मुझे उम्मीद है मेरे स्टाफ ने तुम्हें तमाम कागजात पहुंचा दिए होंगे। स्टाफ ने मुझे वो फाइल दे दी थी और मैंने सारे दस्तावेजात पिया के वकील के हवाले कर दिए हैं। असल में ये एक बहुत पुराना केस है, मगर जिस महल्ले का तुमने जिक्र किया था वो सईदा वाला है। इस थाने से मूसा नाम के किसी शख्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जौहराबाद शहर के तमाम थानों का पुराना रिकॉर्ड हमने अच्छी तरह छान मारा है, लेकिन इस शख्स का कहीं कोई जिक्र नहीं। अलबत्ता शहर के दूसरे थानों से मूसा नामी शख्स के खिलाफ चंद FIRs जरूर मिले, जिनकी तफसील तुम तक पहुंचा दी गई है। जितनी भी FIRs थीं वो मामूली जराइम से मुताल्लिक थीं, गुंडागर्दी, भत्ता खौरी, चाकू बर्दारी जैसे मामलात। मुझे लगता है कि किसी ने बड़ी सफाई से मूसा का असल रिकॉर्ड इसके पुराने शहर से गायब करवा दिया है। और जो दावा वो कर रहे हैं, आज अदालत में इस लड़की के वकील के लिए ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि पहले का मूसा जवारी आज का सेठ दाऊद ही है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका खैर मुकद्दम है, ये मेरे लिए बाइस मसरत था। मगर लगता है मेरे फाजिल दोस्त जोश खिताबत में एक अहम नुक्ता भूल गए हैं, और वो ये कि मिस पिया को एक ताकतवर सिफारिश हासिल है। ये सिफारिश कौन है? ये बात सिर्फ मिस पिया ही बता सकती है। हैरत है मेरे दोस्त, अब तक आप मेरी गैर मुताल्लिक बहस रोकने की कोशिश कर रहे थे और अब खुद ही बात का रुख बदल रहे हैं। माँ लॉर्ड, ये है स्पेशल ब्रांच का रिकॉर्ड और वो FIR की नकल जो बरसों पहले जौहराबाद शुक्र में दर्ज की गई थी। मैं इसे अदालत में पेश करता हूँ। दूसरी जानिब पिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। एक तरफ बाप है और दूसरी तरफ एक मजलूम लड़की। समझ नहीं आता क्या करूं। अपने ही बाप के खिलाफ अदालत में सबूत पेश करना आसान नहीं, खास तौर पर जब ये कागजात फी उल हाल किसी मुजरिम को साबित करने के लिए काफी नहीं। पिया, इसका नाम सुनते ही ज़हन उलझ जाता है, मगर कहीं। एपिसोड 39 ने नाजरीन को कई अहम एहसासात दिए। मोहब्बत और खौफ के बीच जिदोजहद, किरदारों की नफसियाती पेचीदगियां, रोमानवी जज्बात और इंसानी रवैये, छोटे राज जो अगले एपिसोड के लिए तजस्सुस पैदा करते हैं। ये एपिसोड दिलचस्प, सनसनीखेज और जज्बाती लिहाज से मजबूत था। किरदारों की गहराई, मुकालमात की हकीकत और क्लाइमिक्स ने नाजरीन को कहानी के साथ मुकम्मल तौर पर जोड़ दिया। सुनी अपनी दादी के पास आता है और आते ही फूट फूट कर रोने लगता है। दादी घबरा कर पूछती है, क्या हुआ बेटा? सुनी बताता है कि लैला ने इसे डांट दिया है। दादी फौरन लैला को बालाकर वजह पूछती है, मगर लैला साफ साफ कह देती है, अब मेरे और मेरे बेटे के बीच में मत आइए। इसी लम्हे दादी सब कुछ समझ जाती है। वो जान लेती हैं कि अगर सुनी का हकीकी ख्याल रखने वाली कोई है तो वो सिर्फ नीली है। दादी विजदान से दो टोक कह देती है, जितनी जल्दी हो सके नीली को वापस ले आओ। विजदान अपनी माँ से वदा कर लेता है, मैं नीली को वापस ले आऊंगा। उधर दिलशाद एक अजीब कैफियत में मुब्तला हो जाता है जब चुटकी पहली बार बोलने की कोशिश करती है, मगर अगले ही लम्हे दिलशाद का चेहरा आतर जाता है, क्योंकि चुटकी सिर्फ एक ही नाम ले रही होती है, नीली। दिलशाद परेशान भी हो जाता है और जज्बाती भी। फिर वो चुटकी से वदा करता है, मैं अभी नीली को लेने जा रहा हूं। और बस यहीं से किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। विजदान भी नीली को लेने निकल पड़ता है और दिलशाद भी,
दोनों एक ही वक्त में एक ही मंजिल की तरफ। मगर उन दोनों में से सिर्फ एक ही नीली तक पहुंच पाएगा। विजदान निकलता है तो लैला इसे रोकने की कोशिश करती है, मगर विजदान कह देता है, मैं नीली को वापस लाने का वादा कर चुका हूं। और फिर वो बगैर रुके नीली के घर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जब दिलशाद निकलने ही वाला होता है कि अचानक एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। नौशाद साहिब को दिल का दौरा पड़ता है और वो दिलशाद को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हाँ, दिलशाद को उनका घर, उनका नाम और सारी दौलत तो मिल जाती है, मगर नीली को विजदान ले जाता है। नीली के माँ बाप भी विजदान से खुश होते हैं और नीली भी खामोशी से इसके साथ जाने पर आमादा हो जाती है। और बेचारा दिलशाद, इसके हाथ में रह जाती है सिर्फ नौशाद साहिब की छोड़ी हुई जायदाद और एक अधूरी मोहब्बत। यूं लगता है जैसे किस्मत भी नीली और दिलशाद को एक साथ नहीं देखना चाहती। अब सवाल ये है, क्या नीली का फैसला आखिरी है? क्या दिलशाद वाकई सब कुछ हार चुका है? कहानी में अभी कोई नया मोड़ बाकी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।